बहुत सारे बिल्डर के अगेंस्ट होम बायर्स ने इंसॉल्वेंसी ये प्रोसेस शुरू करने का डिमांड रखा है। तो अगर आपके अगेंस्ट होता ये प्रोसेस तो होम बायर्स कभी ये प्रेयर नहीं करते, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में होम बायर्स के रिक्वेस्ट पे सीआईआरपी प्रोसेस इनिशिएट हुआ है। तो इसमें आपको ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। ये प्रोसेस सिर्फ इसलिए किया जाता है कि जो आपका बिल्डर है उसका जो मैनेजमेंट है वो उसको ठीक तरह से चलाने में समर्थ नहीं हुआ है, और इसलिए जो फाइनेंशियल हेल्थ है उस कंपनी का वो खराब हो गया है, और वो कंपनी आज की डेट में अपने डेट्स चुकाने में समर्थ नहीं है। इसलिए इस प्रोसेस के अंदर वो कंपनी तो कंटिन्यू करेगी, लेकिन उसका ओनरशिप, उसका शेयर होल्डिंग, उसका मैनेजमेंट किसी और एंटिटी, किसी और कंपनी या कोई और पर्सन आके ले लेगा। तो ये पूरा प्रोसेस यही है कि आप इस कंपनी जो सुपरटेक लिमिटेड है उसका सारा एसेट, उसका सारा लाइबिलिटी, उसको एक जगह जमा किया जाए, और उसके बेसिस पे एक इस कंपनी का पूरा डिटेल बनाया जाए, जिसको हम इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम और उस इंफॉर्मेशन कहते हैं। और उस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के बेसिस पे एक रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान इशू किया जाएगा कि कोई ये इस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ है, इस कंपनी का एसेट इतना है, इस कंपनी की लायबिलिटी इतनी है, और इसके बेसिस, इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे अब कोई आदमी इस कंपनी को टेक ओवर करना चाहता है तो वो अपना प्लान दे सकता है। ये पूरा प्रोसेस इसी का है, और इसके एंड में जो ये डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा, उसके बेसिस पे कोई भी एंटिटी आके अपना रेजोल्यूशन प्लान देगी। उस रेजोल्यूशन प्लान को सुपरटेक के जो सारे क्रेडिटर्स हैं, जिसमें आप लोग भी होंगे, वो अप्रूव करेंगे वोटिंग के द्वारा। 66% वोट जिस रेजोल्यूशन प्लान को मिलेंगे उस रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव किया माना जाएगा, और उस रेजोल्यूशन प्लान को फिर एनसीएलटी के सामने रखा जाएगा। एनसीएलटी फिर फाइनली अप्रूव कर लेगी, तो फिर सुपरटेक लिमिटेड तो कंटिन्यू करेगी, लेकिन उसकी ओनरशिप किसी और एंटिटी को चली जाएगी, जैसे जेपी के केस में हो रहा है। सीओसी ने अप्रूव कर दिया, सीओसी का अब वो रेजोल्यूशन प्लान जो सुरक्षा का है वो एनसीएलटी के सामने है, और जब एनसीएलटी उसको अप्रूव कर देगा तो जो जेपी इंफ्राटेक है उसकी शेयर होल्डिंग सारी सुरक्षा एआरसी के पास चली जाएगी। तो ये प्रोसेस इतना ही है। सुपरटेक लिमिटेड कंटिन्यू करेगी, लेकिन उसकी जो आत्मा है, जो उसका शेयर होल्डिंग है, ओनरशिप है, मैनेजमेंट है, वो हेल्थ पता करना है, उसकी कितनी लायबिलिटी है पता करनी है, और इसलिए वो आप सब लोगों से आपके क्लेम मांग रहा है। ये जो क्लेम फाइल करने का प्रोसेस है ये इसलिए नहीं है कि आपको आपके घर चाहिए या रिफंड चाहिए, इसका उससे, उस डिमांड से कोई लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ मतलब इतना है कि उसको, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, उसको ये पता करना है कि आज के 8 तारीख तक सुपरटेक लिमिटेड की देनदारी कितनी है, किसको कितना पैसा सुपरटेक लिमिटेड ओ करता है। सिर्फ इतना पता करना है इसका मकसद। इसका मतलब मकसद ये नहीं है कि आप में आधे लोगों को घर मिल गया है, उनको रजिस्ट्री चाहिए, कुछ लोगों को रिफंड चाहिए, कुछ लोगों को कुछ और चाहिए, तो उससे उसका इस क्लेम फाइल करने का कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ वो डिटेल कैलकुलेट करना चाहता है, क्योंकि ये जो सीआईआरपी प्रोसेस है, ये सीआईआरपी प्रोसेस पूरा क्रेडिटर्स के निर्देश पे चलता है। जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो जितने भी क्रेडिटर्स हैं सुपरटेक लिमिटेड के, उनके डायरेक्शन पे उसको काम करना है। आप थोड़ा हट जाओ ना से। तो क्लेम आपको सिर्फ इसलिए फाइल करना है, इसलिए नहीं फाइल करना है कि आपको पोजेशन चाहिए या रिफंड चाहिए। दूसरी चीज, जहां तक डेट की बात है, कुछ लोगों का ये बड़ा है कि 8 तारीख तक की डेट है, उसके बाद क्लेम नहीं, 8 तारीख तक क्लेम फाइल नहीं कर पाया कोई तो क्या होगा। देखिए, जो सीआईआरपी प्रोसेस है वो बहुत टाइम बाउंड प्रोसेस होता है। टाइम बाउंड प्रोसेस इसलिए है कि 270 दिन या मैक्सिमम 330 दिन के अंदर जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसको सारा काम खत्म करना है, और आपका रेजोल्यूशन प्लान
सीओसी से अप्रूव होके एनसीएलटी के सामने चला जाए। ये टाइम लिमिट उसकी बंधी हुई है और ये 330 दिन जो है वो आइडियली कोर्ट प्रोसीडिंग का टाइम भी लेके बनाया गया है। तो उसमें जो मैंडेट है वो ये है कि जिस दिन से ये सीआईआरपी प्रोसेस शुरू हुई, आपके केस में 25 मार्च से शुरू हुई, उसके 14 दिन के अंदर जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है जो अभी इंटरिम है उसको क्लेम्स इनवाइट करने हैं और वो 14 दिन 25 तारीख के बाद 8 अप्रैल को खत्म होते हैं और इसलिए 8 अप्रैल उसने लास्ट डेट रखी है फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम्स। 14 दिन के अंदर जो क्लेम आ जाएंगे उन क्लेम के वो वेरीफाई करके वो पहली कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाएगा जो उसकी मीटिंग कॉल होगी। उस पहली मीटिंग में कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ये डिसाइड करेगी कि वो इसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के साथ आगे बढ़ना चाहती है या कोई और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करना चाहती है। तो ये बड़ा टाइम बाउंड प्रोसेस है। तो अगर जिन लोगों ने 8 तारीख तक अपने क्लेम जमा कर दिए उन लोगों को ही पहली सीओसी की मीटिंग में वोटिंग का राइट मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने अगर बाद में क्लेम फाइल किया तो आपके क्लेम लिए नहीं जाएंगे। आपके क्लेम फाइल करने का टाइम 90 दिन के अंदर तक है। आप 90 दिन के अंदर तक एज अ मैटर ऑफ राइट अपना क्लेम सबमिट कर सकते हैं। अगर 90 दिन तक भी आप किसी कारण अपना क्लेम सबमिट नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको इंडिविजुअली हर क्रेडिटर को एनसीएलटी के सामने एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और उसके बाद एनसीएलटी के पास राइट है कि वो आपका डीले कंडोन कर सकता है, आपका डीले कंडोन कर सकता है और जो भी आपका कारण होगा कि आप किस रीजन से अपना क्लेम फाइल नहीं कर पाए उसके बेसिस पे उनको आपका रीजन देखते हुए वो क्लेम कंडोन का आपका डीले कंडोन करके आपका क्लेम्स आरपी को बोल सकता है कि एक्सेप्ट करे और फिर आपको जिस दिन से आपका क्लेम एक्सेप्ट हुआ उस दिन के बाद से आपका वोटिंग राइट मिलेगा। आपका जो वोटिंग परसेंटेज है या वोटिंग राइट है इसमें हर आदमी को इक्वल वोटिंग राइट नहीं मिलता। आपका वोटिंग परसेंटेज डिपेंड करता है कि आपका कितना पैसा सुपरटेक लिमिटेड के पास है। आपके 2 फ्लैट है और किसी का 1 फ्लैट है तो आपका वोटिंग राइट ज्यादा होगा उस आदमी के हिसाब से। तो वोटिंग परसेंटेज डिसाइड करेगा कि आपका इस प्रोसेस में कितना से है और जब सीओसी फाइनली ये वोटिंग के बाद किसी भी प्लान को जैसा मैंने बताया 66% अप्रूव कर देती है तो वो मैनेजमेंट जो प्रोसेस है जो एनसीएलटी भी अप्रूव कर देगी तो वो आके मैनेजमेंट ले लेगा। फिर प्लान में जो भी लिखा होगा कि आपको घर बना के देना है, रिफंड करना है, घर बनाना है तो कितना टाइम में बनाना है, वो आप लोग मेजॉरिटी से डिसाइड करेंगे। तो ये सीआईआरपी प्रोसेस है, ये बेसिकली रिजोल्यूशन है कि कंपनी अब एक फाइनेंशियली खराब हालत में है, इस मैनेजमेंट से ये संभल नहीं रही तो ये किसी और को दे दिया जाए। जहां तक आपके राइट्स है वो प्रोटेक्टेड है। जो कंपनी है वो आरपी गोइंग कंसर्न मतलब एज अ गोइंग कंसर्न उसको रखना है। तो जो बिजनेस है वो चलता रहेगा। आपको अगर किसी से कंपनी से पोजेशन लेना है, आपका फ्लैट कंप्लीट है तो आप आरपी को बोल सकते हैं। अगर आपको आपकी रजिस्ट्रियां शुरू हो गई तो आप आरपी को बोल सकते हैं कि वो एनसीएलटी से परमिशन लेके रजिस्ट्री करे। बाकी प्रोजेक्ट्स में लोगों ने की है, जेपी में अनुज जैन ने भी की है रजिस्ट्री। तो जहां तक आपके राइट हैं और अगर कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो और कंपनी के पास पैसा है तो आरपी को कंस्ट्रक्शन का काम कंटिन्यू रखना है और जब जैसे जैसे फ्लैट बनते जाएंगे लोगों को उनका पोजीशन भी हैंड ओवर करना है। तो इस सीआईआरपी एडमिशन का मतलब ये नहीं है कि कंपनी का बिजनेस रुक गया। कंपनी का बिजनेस चलता रहेगा, सिर्फ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो सस्पेंड हुआ है और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सारे राइट हैं वो आरपी के पास गए हैं। तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, आप लोगों को आज सिर्फ अपना क्लेम फाइल करने की ज़रूरत है। जहां तक क्लेम की बात है, आप सुपरटेक लिमिटेड के वेबसाइट पे जाएं, उस पे उन्होंने सारी डिटेल दी हुई है कि कौन सा सुपरटेक का प्रोजेक्ट इंसॉल्वेंसी में है, कौन सा बाहर है। अगर आपका प्रोजेक्ट उस लिस्ट में आता है तो आप लोग अपने अपने क्लेम ज़रूर फाइल करिए।
क्लेम फाइल करने का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। उसमें आपको एज अ होम बायर एक फॉर्म CA होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का CA, वो फॉर्म आपको फिर सुपरटेक की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप दो तरीके से क्लेम फाइल कर सकते हैं। एक, सुपरटेक के आरपी ने एक पोर्टल बनाया हुआ है, आप उस पोर्टल के थ्रू फाइल कर सकते हैं। अगर आप पोर्टल के थ्रू फाइल करने में कंफर्टेबल नहीं है या परेशानी हो रही है कुछ, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्लेम टेबल भर के डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करके अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा के स्कैन करके ईमेल भेज सकते हैं। जो इंस्ट्रक्शन उसने आपकी वेबसाइट पे दी है बिल्डर की, वो उसके हिसाब से फिजिकल क्लेम्स वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ईमेल पे ही वो क्लेम भेजना पड़ेगा। क्लेम टेबल बहुत सिंपल है, उसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं होपफुली अगर किसी के पास क्लेम का फॉर्म हो तो मैं बता सकता हूँ आपको। हाँ, तो अगर क्लेम टेबल है तो मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। देखिए, ये 2 पेज का क्लेम फॉर्म है, ये आप गूगल पे डाउनलोड कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट आप सुपरटेक की वेबसाइट पे जाएं, उस पे सारे फॉर्म्स हैं। आपको फॉर्म CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप इसे कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप क्लेम फाइल करने जाएंगे तो आपको ये यहाँ इसे फाइल करने में समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए आप ध्यान से सुने, कॉलम बाई सुने, और अगर आपके पास पेन और पेपर है तो नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। तो ये फॉर्म आपको आपकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप सुपरटेक की वेबसाइट पे जाएं, उस पे CIRP प्रोसेस है और सुपरटेक एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके आपको सारे फॉर्म, सारे ऑर्डर्स और वहाँ पे कैसे क्लेम फॉर्म फाइल करना है वो भी है दिया हुआ। आपके कुछ क्वेश्चंस जो नॉर्मल जनरल क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर भी आरपी ने देने की कोशिश की है, तो आप जाके वो ज़रूर चेक करिएगा प्लीज़। ये जो फॉर्म है ये बहुत सिंपल फॉर्म है, 2 पेज का फॉर्म है, आप फॉर्म वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इस फॉर्म में किसके द्वारा भेजा जाना है उसका डिटेल है, मतलब आप लोगों को अपना डिटेल एड्रेस लिखना है। अगर सिंगल अलॉटी हैं तो सिंगल अलॉटी का एड्रेस लिखिए, अगर को अलॉटीज हैं तो दोनों का के बिहाफ पे क्लेम फाइल करिए, दोनों के डिटेल दीजिए। ये फॉर्म जो है वो जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है हितेश गोयल, उनको जाना है, उनका एड्रेस है इसमें। आप अगर डाउनलोड करेंगे उसके सुपरटेक की वेबसाइट से स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जैसा मैंने बताया आपको भेजना है। और इसमें जो टेबल है उसमें पहले आपको नेम ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर में अपना जो अलॉटीज हैं उनका नाम लिखना है। आइडेंटिफिकेशन नंबर्स ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर में आपको अपना डिटेल लिखना है, अपना पैन नंबर, अपना आधार नंबर लिख दीजिए। जो एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो अपना एड्रेस प्लीज आप इंश्योर करें कि आप ठीक लिखें, करेक्ट लिखें। और जो ईमेल एड्रेस है वो बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि जो भी आपको कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, जो आपको एजेंडा शेयर किए जाएंगे मीटिंग के, जो आपको वोटिंग का लिंक आएगा, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है, वो सब कुछ जो भी आपका कॉरेस्पॉन्डेंस आरपी से या आपके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से होगा वो आपके ईमेल के द्वारा होगा। तो इसलिए अपना ईमेल आईडी आप ज़रूर 2-3 बार चेक करके बिल्कुल सही भरिएगा, क्योंकि फिर ईमेल आईडी करेक्शन करने में आप ही को प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा जो टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम है, जो भी पैसा सुपरटेक का आपके ऊपर बकाया है, देखिए 3 तरह के बायर्स होंगे। पहले बायर वो होंगे जिनकी रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं, जिन्होंने नो क्लेम सर्टिफिकेट दे रखा है, जिनका घर उनको मिल चुका है, जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी है, उनका अब सुपरटेक के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं बनता। टाइटल ट्रांसफर हो चुका है तो उनकी कोई देनदारी सुपरटेक की उनके अगेंस्ट नहीं है, तो उनको क्लेम फाइल करने की जरूरत नहीं है। दूसरे लोग वो होंगे जिनको पोजेशन मिल गया होगा, जिन्होंने 100% दे दिया है, लेकिन उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, क्योंकि नोएडा में अलग इशू, नोएडा ग्रेटर नोएडा में अलग इशू चल रहे थे इंटरेस्ट के बिल्डर के साथ अथॉरिटी का, और उसमें सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आपको पता है रिजर्व है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो जजमेंट भी जल्दी आ जाए, लेकिन उसके कारण पिछले 2-3 साल से यहाँ पे रजिस्ट्रियाँ हो नहीं रही थी, और सुपरटेक की भी रजिस्ट्री उसके कारण फंसी हुई है। उसका एक अलग
एजिटेशन चल रहा है, नेपोवा उसमें काफ़ी एक्टिव है, कर रही है काम। आप लोग भी अपने अपने तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो जब सॉल्व होगा तब होगा। आज की डेट में क्योंकि आपकी रजिस्ट्री हुई नहीं है, तो आप अभी तक लीगली आपका क्लेम सुपरटेक के अगेंस्ट अलाइव है, और उस क्लेम के कारण आप लोग सुपरटेक के क्रेडिटर्स हैं और आपको अपने अपने क्लेम फाइल करने की ज़रूरत है। तो भले आपको आपका पोजेशन मिल गया है, आपको आपके क्लेम जो अमाउंट है वो इसमें भरना है और आपको अपना क्लेम फाइल करना है। जैसा मैंने पहले बताया, ये क्लेम फाइल करने का मतलब ये नहीं है कि आपको सुपरटेक से पोजेशन चाहिए, रजिस्ट्री चाहिए, रिफंड चाहिए। इस क्लेम फॉर्म करने का फाइल करने का मतलब सिर्फ इतना है कि आरपी पता कर रहा है कि सुपरटेक की आपके अगेंस्ट कितना पैसा आपको देना है, कितनी लाइबिलिटी है, और आपके क्लेम के बेसिस पे आपका वोटिंग राइट वो डिसाइड करेगा सीओसी के अंदर। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम है, वो क्लेम आपने सुपरटेक को कितना पैसा दिया है, वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 8% इंटरेस्ट आरपी ने अभी अपने वेबसाइट, आपके वेबसाइट पे लिखा है सुपरटेक के कि 8% मिनिमम इंटरेस्ट वो दे रहा है, लेकिन वो मिनिमम इंटरेस्ट है। अगर आपका बीबीए या कोई और डॉक्यूमेंट आपको ज़्यादा इंटरेस्ट क्लेम करने का राइट दे रहा है, तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट मांगिए। कुछ लोगों की रेरा से आरसी होगी, उसमें 9-9.5% रेरा दे रहा था, तो आप 9.5% क्लेम करिए। कुछ लोगों के बीबीए में ज़्यादा अमाउंट वो लिखा होगा, 8% से ज़्यादा इंटरेस्ट, तो आप उतना मांगिए। जो भी आपका मिनिमम 8% इंटरेस्ट आपको क्लेम करना है। अगर किसी डॉक्यूमेंट, किसी ऑर्डर या किसी अग्रीमेंट के बेसिस पे ज़्यादा इंटरेस्ट क्लेम करने का राइट बनता है, तो आप प्रिंसिपल प्लस वो जो भी बढ़ा हुआ इंटरेस्ट है वो क्लेम करिएगा और अपना टोटल अमाउंट क्लेम करिएगा। जो डॉक्यूमेंट, जो कॉलम फाइल में डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय रेफरेंस टू विच डेट कैन बी सब्सटेंशिएट है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको जो फाइल करना है, वो मेंशन करना है, वो आपका बीबीए जो बिल्डर बायर अग्रीमेंट या कोई और डॉक्यूमेंट जो नाम होगा, फ्लैट बायर अग्रीमेंट जिसको कहते हैं, या कोई अलॉटमेंट लेटर होगा, कोई भी अग्रीमेंट है, वो टू शो कि आप सुपरटेक के बायर हैं। आपकी पेमेंट रिसीट्स, आपका अगर पेमेंट रिसीट है, अगर बैंक स्टेटमेंट है तो बैंक स्टेटमेंट लगा दीजिए। किसी ने लोन लिया है तो लोन डिसबर्सल हुआ है आपके बिहाफ पे, तो उसके डॉक्यूमेंट लगा दीजिए। अगर सुपरटेक ने कुछ आपको लेजर बना के दिया है या कोई एक्नॉलेजमेंट दिया है, तो वो लगा दीजिए। आपका पोजेशन लेटर होगा तो पोजेशन लेटर लगा दीजिए। अगर रेरा से आपको ऑर्डर मिला है तो आरसी होगी, आरसी या ऑर्डर होगा तो उसकी कॉपी लगा दीजिए। कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपको लगता है कि आपका डेट सब्सटेंशिएट कर सकता है, आपको वो डॉक्यूमेंट का डिटेल इसमें मेंशन करना है और वो डॉक्यूमेंट इसके साथ स्कैन करके आपको भेजना है। इसके अलावा कॉलम 6 में डिटेल्स ऑफ हाउ एंड व्हेन डेट इनकर्ड में मोस्टली आप लोग सब फ्लैट बायर्स हैं, तो क्योंकि आपका डेट तब इनकर हुआ जब आपने फ्लैट खरीदा है, तो आपको लिखना है कि आपका जब आपने यूनिट बुक किया, यूनिट का डिटेल जब आपने फ्लैट खरीदा। अगर किसी को उसके बाद कुछ और हुआ है, जैसे कोई रेरा गया, रेरा में उसको ऑर्डर मिला उसके फेवर में, तो उसका भी डिटेल लिखिए। किसी का ऑर्डर के बाद आरसी इशू हुई है तो उसका डिटेल लिखिए। किसी ने रीसेल में खरीदा और रीसेल अप्लाई किया, रीसेल अलाउ हुआ है, तो उसका डिटेल लिखिए। जैसे भी आपको आरपी को बताना है कि आपका डेट सुपरटेक के अगेंस्ट सुपरटेक पे चालू हुआ, शुरू हुआ या इनकर हुआ, उसका डिटेल आपको इस कॉलम में देना है। कॉलम 7 जो है वो डिटेल्स ऑफ म्यूचुअल क्रेडिट जो सेट ऑफ किया जा सकता है वो लिखना है। तो अगर आपको सुपरटेक को कुछ पैसा देना है, वो बकाया फ्लैट नहीं, जैसे किसी ने 80% 90% फ्लैट का दाम दिया, उसको 10% देना है, तो वो सेट ऑफ नहीं है। लेकिन उसके अलावा सुपरटेक ने किसी को कहीं पे ट्रांसफ़र किया, कहीं मान लो कम रेट था, ज़्यादा रेट था, वो कुछ सेट ऑफ होना है, वो 99% आपको केस में होगा नहीं। तो अगर ये एप्लीकेबल नहीं है तो उसको नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिएगा। इसके अलावा डिटेल्स ऑफ एनी सिक्योरिटी हेल्ड, द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड डेट इट वाज गिवन, जो इसमें बेसिकली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए है ये। लेकिन आप लोग चाहें तो इसको नॉट एप्लीकेबल कर दें, या फिर अपना फ्लैट का, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी आपका फ्लैट है, आपका सेक्शन 11 रेरा के अंदर आपका
आपका क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल है, इस पे कोई और चार्ज क्रिएट नहीं किया जा सकता या किसी और तरीके से उस फ्लैट को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, तो आप सिक्योरिटी में अपने फ्लैट का डिटेल दे दें। कॉलम 9 जो है, इसके बारे में काफ़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को, क्योंकि ये है डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट टू विच अमाउंट ऑफ द क्लेम और एनी पार्ट देयर ऑफ कैन बी ट्रांसफर्ड परसुएंट टू अ रेजोल्यूशन क्लेम प्लान। इसमें आपको जो अलॉटीज हैं उनको अपना बैंक डिटेल देना है, और ये बैंक डिटेल इसलिए नहीं है कि आपको आपका पैसा रिफंड मिल रहा था। कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि जी हमें तो पोजेशन चाहिए, हमें तो रिफंड चाहिए, नहीं तो हम बैंक डिटेल क्यों दें। ये रिजोल्यूशन प्लान के बाद के लिए है। मान लीजिए आपको आपके घर मिले हुए हैं, लेकिन कोई इस प्रोजेक्ट में आता है एंड में सुपरटेक को टेक ओवर करने के लिए, और वो कहता है कि भाई क्योंकि मार्केट रेट्स बढ़ चुके हैं, मैं सबको पैसा विथ इंटरेस्ट चुका देना चाहता हूँ, और मैं इनके फ्लैट्स रेडी हैं, मैं मार्केट में बेचूंगा, और आपकी मेजॉरिटी इस प्लान को अप्रूव कर देती हैं कि भाई हम सबको इंटरेस्ट रेट दे दीजिए, आप 10% इंटरेस्ट, 12% इंटरेस्ट, 18% इंटरेस्ट के साथ हमारा पैसा, हम ये पूरा प्रोजेक्ट छोड़ के चले जाएंगे। और मेजॉरिटी डिसाइड कर रही है, आप लोगों ने मेजॉरिटी में ये प्लान अप्रूव कर दिया, तो उसके बाद वो इस अकाउंट में आपके पैसे जमा करेगा। दिस इज नॉट कि आपको आज रिफंड मिल रहा है, ये रिजोल्यूशन प्लान के बाद मान लो किसी केस में आप किसी को भी रिफंड या कुछ पैसा आना है, कोई कहता है रिजोल्यूशन प्लान में मैं फ्लैट पर तो आपको दूंगा, बट आपको डिले कॉम्पनसेशन भी दूंगा। कुछ छोटे प्रोजेक्ट, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको क्योंकि उनको आपका वोट चाहिए, तो वो आपको कहेंगे कि हम आपको डिले कॉम्पनसेशन एज पर योर बीबीए देंगे। आपको फ्लैट तो दे रहे हैं, बीबीए को भी, और मेजॉरिटी ने अप्रूव कर दिया उसको, तो वो डिले कॉम्पनसेशन किस अकाउंट में आएगा। तो जो भी पैसा रिजोल्यूशन प्लान के पास बाद अगर आपके अकाउंट में कुछ पैसा आना है जो आप लोगों ने प्लान अप्रूव किया है, तो वो किस बैंक अकाउंट में आएगा, वो बैंक अकाउंट का डिटेल आपको इसमें भरना है। इसके साथ कॉलम 10 जो है उसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच टू दिस क्लेम, जो डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हैं इस क्लेम के साथ, उसका फिर से आपको लिस्ट देना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं। और आखिरी में जो नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हु विल एक्ट एज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ द क्लास, वो आप लोगों ने जब पब्लिक अनाउंसमेंट देखा होगा सुपरटेक का, अगर नहीं देखा है तो सुपरटेक की वेबसाइट पे चले जाइए, उस पे है वो पब्लिक अनाउंसमेंट। वो काफ़ी लोगों ने ट्विटर पे भी शेयर किया है, मैंने भी ट्विटर पे शेयर किया है। तो उसमें 3 नाम उन्होंने दिए हैं। ये 3 नाम, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो अपनी मर्जी से 3 और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम देता है जब भी इंसॉल्वेंसी, स्पेशली होम बायर जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में, वो नाम देता है। क्योंकि जब सीओसी की मीटिंग होती है तो ये सुपरटेक के 25,000 बायर हैं, ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि वो 25,000 बायर के लिए कोई मीटिंग अरेंज कर पाए। तो होम बायर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में जो रेगुलेशन है, उन्होंने ये डिवाइस किया है कि ये सारे होम बायर्स के बिहाफ पे एक आदमी उनका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बन के उनके इंस्ट्रक्शन पे वोटिंग करेगा। और ये जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ही होते हैं, जो एग्जाम देके आईबीबीआई के वेब से रजिस्टर्ड एग्जाम क्लियर करके रजिस्टर्ड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स होते हैं। ये 3 नाम आरपी अपने बिहाफ पे देता है, और इन 3 नामों में से कोई सा भी एक नाम आप लोग अपना जब क्लेम फाइल करेंगे तो आपको वो अपना एक नाम इसमें लिख के देना है। उन लोगों का जो भी, जिसके भी फेवर में मेजॉरिटी आएगी, उसको आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दिया जाएगा। उसका काम सिर्फ इतना है कि वो आपको ईमेल पे आपके वोटिंग लिंक्स शेयर करेगा, एजेंडा शेयर करेगा, और आप लोग जैसे वोट करेंगे उसमें मेजॉरिटी जो वोट करेगी उसके हिसाब से वो आपके बिहाफ पे जाके येस नो जो भी है वो वोट कर देगा। उसको अपना कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो आपके इंस्ट्रक्शन पे काम करेगा। तो आपको ये 3 नाम जब आप पब्लिक अनाउंसमेंट देखेंगे, और अगर नहीं देखा है तो सुपरटेक की वेबसाइट पे चले जाइए, उसमें से कोई सा भी एक नाम यहाँ पे आपको भरना है। इसके बाद आपको अपना सिग्नेचर, नाम और पोजीशन विथ रिलेशन टू क्रेडिटर लिखना है। उसमें बेसिकली आपको लिखना है होम बायर, एड्रेस लिखना है, साथ में आपको अपना पैन कार्ड या पासपोर्ट या आधार कार्ड जो भी डिटेल आप डाल सकते हो डाल दीजिए। ये टेबल आपको भरना है। उसके बाद एक डिक्लेरेशन है, उसमें आपको अपना नाम, एड्रेस लिखना है।
जो आपका क्लेम अमाउंट है वो एक बिल्कुल एफिडेविट की तरह है, वो आपको लिखना है। उसमें डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट के डिटेल्स भरने हैं और अफर्मेंट देना है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं वो सही है, जो फैक्ट्स आप क्लेम आप कर रहे हैं वो सही है, और ये साइन करके वेरीफाई करके आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ स्कैन करके मेल करना है। अगर आप नोटराइज करा सकते हैं तो नोटराइज करा लीजिए, नहीं करा सकते हैं तो भेज दीजिए। इंडिया के बाहर अगर कोई है तो ज़रूर उनको नोटराइज कराने की ज़रूरत है। और ऐसे आपको क्लेम डॉक्यूमेंट के साथ स्कैन करके ईमेल पे देना है। जो ईमेल एड्रेस जिस पे आपको भेजना है वो ईमेल एड्रेस भी सुपरटेक की वेबसाइट पे है और आप जाके देख सकते हैं, या फिर उन्होंने एक पोर्टल बनाया हुआ है, आपको सेम फॉर्म उस पोर्टल के हिसाब से भी आप भर सकते हैं। प्रॉब्लम उस पोर्टल में है कि अगर आप 8% से ज़्यादा इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो अगर आप 8% से ज़्यादा इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हैं तो आप स्कैन करके भेज दीजिए। तो ये आपको क्लेम फाइल करने की ज़रूरत है। इस तरह से क्लेम फाइल करना, ये बहुत सिंपल सा फॉर्म है, इसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपको किसी वकील के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही कर सकते हैं। इंसॉल्वेंसी में सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा कि आप लोग जैसे इको विलेज 2 के हैं, आपको क्योंकि एक कंपनी एक है तो आप किसी और प्रोजेक्ट के बिहाफ पे भी उनके प्लान्स पे भी वोट करेंगे। अगर सेपरेट प्रोजेक्ट वाइज प्लान आता है तो आपको यूनाइटेड होके वोट करना है। अलग अलग हाँ ना वोट ना करें, मेजॉरिटी पे डिसीजन लेके वोट करें, एक तरह से वोट करें तो रेजोल्यूशन ज़रूर आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं और बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। तो मुझे बस इतना ही बोलना था। अगर आपके कोई इश्यूज का प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं तो हम उसका आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। आपने बहुत सारे इसमें आपका कुछ खर्चा हो नहीं रहा है। अब मैंने जैसे बताया, आपको किसी को कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही भर दीजिए। अगर पीछे से लोग हट जाइए, यहाँ से बैठ जाइए पीछे के। अगर आपको डाउट है आप भर दीजिए। अगर आपको लगता है मुझे कम भरना चाहिए, ज़्यादा भरना चाहिए तो ज़्यादा भर दीजिए, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट रेट में लगता है कि मुझे 12% इंटरेस्ट क्लेम करना चाहिए, 10% क्लेम करना चाहिए, 8% क्लेम करना चाहिए, आप 12% क्लेम कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप क्लेम भरें। अगर आपने ज़्यादा क्लेम भरा है तो आरपी की रिस्पॉन्स, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, उसने कहा कि एक मैडम आई थी, उन्होंने कहा शॉर्ट फॉर्म जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, उसको 1 महीने के बाद कंफर्म करते हैं तो 1 महीने के बाद वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बन जाता है। तब तक हम उसको आईआरपी या इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बोलते हैं। तो अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपका क्लेम वेरीफाई करे और एडमिट करे। अगर आपने ज़्यादा क्लेम भरा है तो वो कम अमाउंट एडमिट करेगा जो उसके हिसाब से करेक्ट है। तो अगर आपको डाउट है आप क्लेम भर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए, भर दीजिए। अगर आपका एडमिसिबल होगा तो एडमिट करेगा, अगर नहीं होगा एडमिसिबल तो वो बोल देगा आपको कि आपका इस कारण से मैं एडमिट नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, पोजेशन मिल गया है, तो आपको जरूर क्लेम करना चाहिए, क्योंकि आपके फ्लैट का कागजी तौर पे अभी भी मालिक सुपरटेक है।